दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित और हम देख रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग। आप मेरे साथ कर रहे हैं विश्व का टूर। और इस विश्व के टूर में हम एशिया, एशिया के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद अफ्रीका और आज हम अपने चौथे कॉन्टिनेंट पर हैं। उस कॉन्टिनेंट को हम कह रहे हैं दक्षिण अमेरिका। दरअसल कल की क्लास में या इससे पहली क्लासेस में हमने ये देखा है कि जो अमेरिका है उसका जो दो कॉन्टिनेंट उसके भीतर आते हैं। जब आप कहते हैं नॉर्थ अमेरिका तो वो एक अलग कॉन्टिनेंट है, और जब आप कहते हैं साउथ अमेरिका तो वो एक अलग कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को अलग करने वाली जो एक जलसंधि है उसे हम कहते हैं पनामा जलसंधि। उसे हम कह रहे हैं पनामा जलसंधि। ठीक है, बताइए, समझ रहे हैं? मेरी आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? पनामा जलसंधि क्या करती है कि पनामा जलसंधि अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है और नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। उसके बाद आज हम देख रहे होंगे कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। कंट्रीज़ को देखने के बाद उनकी बाउंड्रीज़ कहाँ लगती है, और यह भी देख रहे होंगे कि उनमें कौन सी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, कौन सी लेक्स पाई जाती हैं, और कौन सी वहाँ पर रिवर्स हैं। उन रिवर के निकास कहाँ पर हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है और वो कहाँ पर गिर रही होती हैं। इन सारी रोचक जानकारियों के साथ आप देखिए आज की क्लास को, और आइए चलते हैं, शुरू करते हैं पहली क्लास। पहली क्लास में मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की पहली क्लास है। साउथ अमेरिका की पहली क्लास। देखिए, जब आप इसको कह रहे हैं तो ये जो ऐसे कुछ आकार की एक श्रृंखला है, ये आकार का जो एक चित्र आप अपने सामने देख रहे हैं, ऐसा देखिए, ये जो चित्र आपने देखा इस तरह का, इसे आपने साउथ अमेरिका कह दिया, साउथ अमेरिका कह दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक बार समझना कि ये ऊपर से नॉर्थ अमेरिका आ रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका आ रहा है और ये है इधर साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखें। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की है वो जरा ध्यान से देखें। अगर मैपिंग के हीरो बनना चाहते हैं तो एक बार पहले पिछली सारी क्लासेस को देख लें और उसके बाद इन क्लासेस को कंटिन्यू करें, तो जीरो से हीरो की जो कहानी होती है वो सारी आप समझ जाएंगे कि मैपिंग में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, और बिना किसी दिमाग को बोझ दिए हुए कैसे आपको सारी चीजें याद कर लेनी है, ये भी एक हमारी क्लास की नई पेशकश है। तो इसे हमने कहा कि ये नॉर्थ अमेरिका है, इसे हमने कहा कि साउथ अमेरिका है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका का ये हिस्सा आप देख रहे हैं, इस मैप में जो भी हिस्सा देख रहे हैं, ये ही नॉर्थ अमेरिका है। और इसका जो ये पार्ट जुड़ा यहां पर, इसे पनामा नहर कह रहे हैं, इसे पनामा कैनाल कह रहे हैं। और ये पनामा कैनाल पनामा देश से गुजरती है। इसमें दो प्रमुख बंदरगाह हैं, एक का नाम कोलोन है और एक का नाम पनामा बंदरगाह है। पनामा नहर से निकलने के बाद आप पहुंच जाते हैं इधर। जब आप पहुंचते हैं, अगर आप इधर से आ रहे हैं तो ये कैरिबियन सागर है, इधर आएंगे तो ये पैसिफिक सागर है। कैरिबियन सागर से पैसिफिक सागर में जाने के लिए, कैरिबियन सागर से पैसिफिक सागर में जाने के लिए आपको पनामा नहर का रास्ता चुनना पड़ेगा। और फिर पैसिफिक सागर से कैरिबियन सागर में जाने के लिए तो भी आपको पनामा नहर का रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर इन दोनों के बीच में आपको इस नहर में कहीं रुकना है तो उस रुकने के लिए आपके लिए दो बंदरगाह यहां बनाए गए हैं। एक बंदरगाह का नाम है पनामा, पनामा, और दूसरे बंदरगाह का नाम है कोलोन, कोलोन बंदरगाह। आपसे पूछा जाएगा कि कोलोन बंदरगाह कौन सी नहर में अवस्थित है, कहां पड़ता है, तो आप बता देंगे कि सर ये तो पनामा नहर का ही है। और पनामा नहर पे पनामा बंदरगाह पूछे, ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब आप बंदरगाह कहते हैं तो बस अड्डे को रोकने के लिए बसों को रोकने के लिए बस अड्डा होता है, रिक्शाओं को रोकने के लिए रिक्शा अड्डा होता है, जहाजों को रोकने के लिए जहाजों का अड्डा होगा, उसे पोर्ट कहेंगे, उसे बंदरगाह कहते हैं। खैर, हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपने पनामा का लिया। दूसरा सवाल लेते हैं। पूछा जाएगा कि जो ये साउथ अमेरिका है, इसे जिसे आप साउथ अमेरिका कह रहे हैं, इस साउथ अमेरिका की ये जो लाइन है, ये जो ऊपर से नॉर्थ अमेरिका से आके जुड़ रहा है पनामा देश, ये साउथ अमेरिका के कौन से देश से टच करता है, कौन से देश से टच करता है? तो आप कहेंगे सर ये कोलंबिया है, ये कोलंबिया है। कंबोडिया मत समझ लेना, कोलंबिया है। कंबोडिया तो उधर जहां आप साउथ ईस्ट एशिया में जा रहे थे, वहां एक देश मिला था कंबोडिया, और वहां हाल ही में थाईलैंड के साथ उनकी चल रही हैं लड़ाइयां, और वहां एक शिव मंदिर है प्री विहार करके, उस प्री विहार मंदिर को लेकर दोनों देशों की लड़ाई चल रही है। हम तो बात कर रहे हैं कोलंबिया की। खैर, आप आए कोलंबिया में, तो ये देश नॉर्थ अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा किससे आके जुड़ गया? ये जुड़ गया कोलंबिया से। एक बार पूरा चक्कर लगाते हैं।
कोलंबिया से नीचे चलेंगे तो इक्वेडोर मिलेगा। तटीय देशों पर चलेंगे, पहले कोस्टल जो कंट्रीज हैं उनमें हम पहले टूर कर रहे हैं। इक्वेडोर से होने के बाद आप पहुंचेंगे पेरू, पेरू से होने के बाद आप पहुंचेंगे कहाँ, ये अर्जेंटीना, चिली, चिली, ये जो देखिए चिली जैसा जो मिर्च के जैसा लटक रहा है, ये जो लाल लाल दिख रहा होगा, ये मिर्च के जैसा जो है, जो ये वाला हिस्सा है, इसे आप चिली कह रहे हैं, ये चिली है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पेरू है। तो एक बार पहले चक्कर लगाएंगे, फिर इन सबकी सारी सूचनाओं को देखेंगे। जब आप चिली से आगे बढ़ेंगे तो यहां से आगे बढ़ने पर आपको एक जलसंधि मिलेगी जिसका नाम है मैगलन स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट। और मैगलन स्ट्रेट से पार होने के बाद, नीचे से मैगलन स्ट्रेट से पार होने के बाद आप पहुंच रहे होंगे अर्जेंटीना, ये हिस्सा आ जाएगा अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना से आगे जैसे ही आप बढ़ रहे होंगे तो आपको मिलेगा उरुग्वे, आप पहुंचे उरुग्वे। ये वही उरुग्वे है, कौन सा उरुग्वे, वही उरुग्वे है जहां से 1984 से 1995 तक एक बैठक चली, यहां बैठक चली गैट की, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स की एक बैठक चली। और उरुग्वे दौर की 8वीं बैठक में WTO की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, वही उरुग्वे है। इस उरुग्वे से होते हुए आप कहां गए, ब्राजील आ गए। ये वही ब्राजील है, वही ब्राजील है जो ब्रिक्स का संगठन, ब्रिक्स संगठन में पहला देश है जिसे ब्राजील कहते हैं। वही ब्राजील है जहां कॉफी के बागान पाए जाते हैं। वही ब्राजील है जो हमारी ही तरह गुलाम रहा है अंग्रेजों का। वही ब्राजील है जहां कॉफी के बागों को फजेंडा कहा जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये वही ब्राजील है जिसका एक देश रियो डी जेनेरियो है। और इसी रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का 2025 की बैठक होने जा रही है। ब्रिक्स की 2025 की बैठक, ये वही ब्राजील है मेरे प्यारे दोस्तों। इस ब्राजील से होते हुए आप गए ऊपर और आप गए यहाँ फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना से आगे बढ़े तो सूरीनाम, और सूरीनाम से आगे बढ़े तो गुयाना, और गुयाना से आगे बढ़े तो वेनेजुएला। ये वेनेजुएला, हमने कहा आपने सारे देशों को देखेंगे, प्यार से मोहब्बत से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन पहले तो जरा ये तो देख लें कि इन सारे देशों की बाउंड्री लगती है किससे? इन सारे देशों की बाउंड्री लगती है समुद्र से, समुद्र से। तो क्या कोई एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री नहीं लगती होगी समुद्र से? तो आप बताएंगे हाँ सर एक ऐसा देश है, एक नहीं दो ऐसे देश हैं जिनकी बाउंड्री साउथ अमेरिका में किससे नहीं लग रही है, जिसकी बाउंड्री नहीं लगती है समुद्र से। तो यहाँ ये है बोलीविया, ये है बोलीविया। बोलीविया पठारी क्षेत्र है, प्लेटू का क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है। और इसी बोलीविया की खास बात है कि जब वो ऊपर जाएंगे, दुनिया की सबसे ऊंची, अरे तुम्हारे हमारे देश की नहीं, तुम्हारे हमारे मोहल्ले गांव गली की नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची एक झील पाई जाती है जिसका नाम है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य झील का मतलब है कि आप उसमें क्या चला सकते हैं, नाव चला सकते हैं, इतनी बड़ी है। उसमें ऐसे झोल नहीं आते कि भाई यहाँ ऊंचा स्थान हो गया, यहाँ नीचा स्थान हो गया। तो ऊंचा नीचा स्थान है तो झील पहले ऊपर चल रही थी, ऊपर से एकदम टपक जाएगी नीचे तो लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। नौगम्य झील है, आप इसमें से गुजर सकते हैं। ठीक है, तो एक शब्द कहा आपने सर बोलीविया को बता दीजिए। तो हमने कहा कि बोलीविया साउथ अमेरिका का ऐसा देश है जो लैंडलॉक्ड कंट्री है। ध्यान देंगे, लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध हिंदी में कहेंगे, अपनी मातृभाषा राज्य के भाषा में कहेंगे स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से अवरुद्ध है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। किससे? स्थल से। पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं चारों बाउंड्री पर, तो उसे कहेंगे ये स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, चलिए, क्या इसके अलावा कोई और बात दिख रही है क्या बाउंड्रीज को लेकर? तो हाँ सर दिख रही है। कौन है? पराग्वे है, पराग्वे है। पराग्वे और बोलीविया जो ऐसे देश हैं जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लैंडलॉक्ड हैं, स्थलरुद्ध देश हैं। क्या ऐसा ही कोई देश आपने देखा था क्या साउथ ईस्ट एशिया में? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं देखा? कहाँ देखा है? तो आपने कहा सर लाओस देखा था। लाओस, लाओस साउथ ईस्ट एशिया का ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री चारों तरफ से घिरी हुई है। किससे? स्थलरुद्ध देशों से। अर्थात उसकी कोई भी बाउंड्री का कोई भी सिरा, कोई भी हिस्सा नहीं लग रहा है। किससे? समुद्र से नहीं लगता है। दो बातें आपने यहां समझी। पॉलिटिकल में आप दो बातें समझ रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। मैंने आपको क्या बताया? सर यहां से चलेंगे वेनेजुएला से, वेनेजुएला से नहीं, यहां से कोलंबिया से चलेंगे, कोलंबिया से होते हुए इक्वेडोर, इक्वेडोर से होते हुए पेरू,
पेरू से नीचे होंगे तो नीचे हो जाओगे तो चिली, चिली से आओगे तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से उरुग्वे, उरुग्वे से ब्राजील, और ब्राजील से आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंच गुयाना। ये फ्रेंच गुयाना वही है जहां से बहुत सारे अंतरिक्ष स्टेशन छोड़े जाते हैं, प्यार से समझेंगे। ये फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका के अंतरिक्ष स्टेशन है, यहां से उपग्रहों को छोड़ा जाता है। ऐसा ही नॉर्थ अमेरिका में फ्लोरिडा है, और फ्लोरिडा में कैप कैनावरल जगह से उपग्रहों को छोड़ा जाता है। भारत में ऐसी ही जगह सतीश धवन केंद्र है जहां से उपग्रहों को छोड़ा जाता है। तो हम कह रहे हैं फ्रेंच गुयाना, और फ्रेंच गुयाना से आपने कहा सूरीनाम, सूरीनाम से पढ़े गुयाना, और गुयाना से आप आ गए वेनेजुएला। आपने कहा ये सर ये फ्रेंच गुयाना गुयाना क्या अंतर हो रहा है? भैया फ्रांस के देश, आपने सुना होगा अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, आसपास के जितने यूरोपीय देश थे जिनमें हॉलैंड है, नीदरलैंड है, उन देशों ने कोशिश की कि हम पूरी दुनिया पर एक राज कर लें, पूरी दुनिया को गुलाम बना लें। उन देशों ने राज किया। अरे जो आज दुनिया का चौधरी कहलाता है उसे अमेरिका कहते हैं, यूएसए पर उन्होंने राज कर लिया, यूएसए को अपनी कॉलोनी बना लिया। यूएसए में क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, और अमेरिका की क्रांति में उन लोगों ने जो वहां का इंग्लैंड का जो वहां शासन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया। दोस्तों ऐसा ही फ्रांस का शासन चल रहा था, कहां? गुयाना में, और फ्रांस की बस्तियां बनाई गुयाना में। तो ये गुयाना का एक हिस्सा जहां फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं, आज भी फ्रेंच कल्चर को फॉलो करते हैं, आज भी फ्रेंच रीति रिवाजों को मना रहे हैं, उस तरह की भाषाओं को बोल रहे हैं, तो उसे कहते हैं फ्रेंच गुयाना, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़े, फ्रेंच गुयाना से आगे बढ़े तो उसे कहते हैं सूरीनाम से आगे बढ़े तो गुयाना। ये एक चक्कर लगा दिया मेरे प्यारे दोस्तों, आपने एक चक्कर लगा दिया, और इस चक्कर में आपने सिर्फ दो ही बात समझी है काम की दो बात समझी है। क्या? कि भैया ये जो यहाँ से नॉर्थ अमेरिका है ये कनेक्ट होता है किसके साथ? कोलंबिया के साथ, और यहाँ एक जलसंधि है जिसका नाम है पनामा जलसंधि। और नीचे आए यहाँ पुंटा अरेनास एक जगह है। कहां की जगह है? कहां की जगह है मेरे प्यारे दोस्तों? ये जगह है दक्षिण अमेरिका के साउथ में, और यहां एक पुंटा अरेनास जो जगह है, पुंटा अरेनास से ऊपर जो साउथ की ये भूमि है, ये जो साउथ अमेरिका की जो दक्षिणी भूमि है, इन दोनों के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है मैगलन जलसंधि। दो ही जलसंधि तो रटनी है। अरे जलसंधि को आपने भरमार करके देखा कहां? नॉर्थ अमेरिका में। दुनिया भर की जलसंधि आपको पढ़ने को मिली। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि जो पुंटा अरेनास है ये मैगलन जलसंधि से निकलकर आप पहुंचे, और यहां से निकल के आप यहां पहुंच रहे हैं। दो तो जलसंधि हो गई। दूसरी बात आपने रटी कि यहाँ ये बोलीविया है, और यहाँ बोलीविया के बाद ये पराग्वे है। दोनों ही देश कैसे हैं? बीपी करके याद रखोगे कि बोलीविया और पराग्वे दो ऐसे देश हैं जहां पर दोनों के दोनों लैंडलॉक्ड हैं। समुद्र का किनारा किसी से भी नहीं लगता है। काम की बातें और भी पढ़ रहे होंगे, आइए मेरे साथ आगे चलेंगे। चलिए देखिए, आपकी जानकारी के लिए दो बात बता दूं पहले, आपकी जानकारी के लिए समझो। ये है प्यारी प्यारी दुनिया, इसे कहते हैं अर्थ। दुनिया देखने में ऐसी लग रही है। इसको बीचों बीच से काट दिया, बीचों बीच से काटा तो आपने कहा 0 डिग्री। इक्वल भागों में बांट दिया तो कहा इक्वेटर, ठीक है। इधर हैं आपके सूरज देवता, सूर्य नमस्कार सूरज देवता। सूर्य की किरणें पड़ रही हैं सीधी इक्वेटर पर, सूर्य की किरणें सीधी पड़ी इक्वेटर पर, तो यहां टेम्परेचर हो गया बहुत ज्यादा। तो आपने कहा सर ये जो क्षेत्र हो गया ये टेम्परेचर, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, मोटी मोटी जानकारियों को समझा रहे हैं। तापमान हो गया बहुत ज्यादा, गर्मी हो गई बहुत ज्यादा, गर्मी ज्यादा हुई तो वेपराइजेशन, वाष्पीकरण हुआ ज्यादा, हवा में नमी हुई ज्यादा, नमी जैसे जैसे ऊपर चढ़ती गई, नमी के ऊपर जाने पर बादलों का संघनन हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड्स, या जो ह्यूमिडिटी है उसका कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन जैसे ऊपर जाने पर हो गया, बादलों का निर्माण हो गया। अरे नीचे जो यहाँ कोहरा मिलता है ये धरती के बादल हैं,
ये कोहरा जब ऊपर मिलेगा ये ऊपर के बादल हो जाएंगे। ऊपर के बादल जब इतने भारी हो गए कि बारिश उनको पानी को रोक के रखना मुश्किल हो गया तो बरस गए तो बारिश हो गई। हमने कहा नमी जहां ज्यादा वहां कंडेंसेशन ज्यादा, जहां कंडेंसेशन ज्यादा वहां बादल ज्यादा, और जहां बादल ज्यादा वहां बारिश ज्यादा। तो नमी आएगी कहां से? पानी से। पानी नमी में कब तब्दील होगा? हीट में। तो कहेंगे हीट तो सूरज चाचा दे रहे हैं, हीट दी सूरज ने दी हीट, हुआ वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से आर्द्रता, आर्द्रता से कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से बादल, और बादलों से बारिश। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों की ये 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र हो गया, यहां लगातार वर्षा की स्थितियां बनेगी। हर शाम हर शाम हर शाम यहां पर 2 से 4 बजे के बीच बारिश होगी। बारिश होने का कारण क्या होगा? संवहनीय वर्षा होगी। संवहनीय वर्षा का मतलब क्या होता है कि किसी एक आसपास के क्षेत्र में अगर तापमान ज्यादा हो जाए, आसपास के क्षेत्र में तापमान ज्यादा हो जाए, हवाएं गर्म हो जाए, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाए, बादल बना दे और बरस जाए, तो उसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। उसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। एक तरह की लोकल स्थानीय वर्षा है जहां तापमान हो जाए। कई बार आपने शहरों में देखा होगा, शहरों में देखा कि हापुड़ अड्डे पे बारिश हो गई, फलानी जगह बारिश नहीं हुई, एक जगह बारिश हुई, उससे 2 किलोमीटर दूर बारिश नहीं। जहां बारिश हुई है हो सकता है कि वहां कंक्रीट के मकान हो, वहां तापमान ज्यादा हो गया हो, वहां बहुत सारे एसी चल रहे हो। तापमान के हो जाने से, वहां की हवा गर्म हो जाने से सारी नमी को ले गई ऊपर। जैसे जैसे नमी गई ऊपर, ऊपर जाने पर तापमान हुआ कम, तापमान हुआ कम तो ऐसा मानो कि ऊपर है फ्रिज का फ्रीजर, वहां नमी जमने लगी तो बारिश हो गई। तो ये क्षेत्र जाना गया संवहनीय वर्षा के लिए, ये क्षेत्र जाना गया संवहनीय वर्षा के लिए। इसके ऊपर गए थोड़ा थोड़ा, और यहाँ ये 0 डिग्री है, ऊपर गए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, नीचे गए तो 23.5 डिग्री साउथ है। ऊपर गए 23.5 नॉर्थ, नीचे गए 23.5 साउथ। एक काल्पनिक नाम दे रहे हैं, काल्पनिक रेखा मान रहे हैं। इस वाले को कहा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस वाले को कहा मकर रेखा, इस वाले को कहा मकर रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ध्यान से समझा, भूगोल पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी तो पढ़ाना शुरू ही नहीं किया प्यारे दोस्तों। तो जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आ जाएगी, लेकिन 23.5 के ऊपर जाएंगे तो तापमान में तेजी से कमी आ जाएगी। 0 की हीट 23.5 तक रहेगी, सूरज की गर्मी 23.5 तक पहुंचेगी, सूरज की गर्मी 23.5 नीचे तक पहुंचेगी। तो ये जो एरिया बनेगा, ये एरिया बनेगा ज्यादा तापमान का, ज्यादा तापमान का। भारत के बीचों बीच से गुजर रही है कर्क रेखा। ये प्यारा सुंदर महान भारत, गर्वीला भारत, ऊपर वाला साउथ इंडिया, नीचे वाला नॉर्थ इंडिया, ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया, नीचे वाला साउथ इंडिया। तो देखेंगे साउथ इंडिया 0 डिग्री 23.5 डिग्री के नीचे आ रहा है, तो देखेंगे यहां गर्मी की जो तादाद है वो ज्यादा है, मात्रा जो है ज्यादा है। उसका कारण 0 डिग्री के नजदीक हो गया। अब आपको क्यों कहानी सुना रहे हैं इतनी बड़ी? हम तो पढ़ा रहे थे दक्षिण अमेरिका, कहां चले गए हो मेरे प्यारे दोस्तों? तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं पृथ्वी पर, साउथ अमेरिका है पृथ्वी पर। तो ये रेखाएं अगर पृथ्वी से गुजरती होंगी तो हो सकता है कि ये रेखाएं दक्षिण अमेरिका से भी गुजर जाएं। तो प्यार से देखें कि आज हम देख रहे होंगे मकर रेखा कहां से गुजरती है, 0 डिग्री कहां से गुजरती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं क्या? देखिए 0 डिग्री की बात देख के आए हैं, रिवीजन यहां करते रहोगे, रिवीजन यहां करते रहोगे। ध्यान से सुनो, कंसंट्रेट होके सुनो। ये आपने कहा पूरी पृथ्वी, और पूरी पृथ्वी पे ये कहा 0 डिग्री, और इसी को तो कह रहे हैं इक्वेटर, इक्वेटर। तो देखिए अगर मैं यहां से बनाऊं, तो ये 0 डिग्री हुआ। तो यहां कुछ देश पढ़ रहे होंगे ना प्यारे दोस्तों, यहां कुछ देश होंगे, उन देशों को देखिए कि कहां कहां से 0 डिग्री रेखा गुजर रही है। आइए, पहला देश इक्वेटर, इक्वेटर, आप इक्वाडोर, इक्वेटर से, इक्वेटर किसको कह रहे हैं? विषुवत रेखा को कह रहे हैं, इक्वेटर विषुवत रेखा को कह रहे हैं। और इस इक्वेटर से, इक्वेटर के ऊपर जो पहला देश पड़ा वो भी इक्वे से याद करना है, इक्वेडोर, इक्वेडोर पहला। दूसरा कोलंबिया, कोलंबिया। तीसरा
ब्राजील। कितनी आसान बात हो गई। क्या 0 डिग्री केवल दक्षिण अमेरिका के 3 ही देशों से गुजरती है? तो सवाल हुआ जी हां, 3 ही देशों से गुजरती है। पहला है इक्वेडोर, दूसरा है कोलंबिया। परीक्षा के सवाल है, मैप को अमूल मक्खन बनाने का प्रयास है। ये है इक्वेडोर, ये है कोलंबिया और ये है ब्राजील। तो सवाल बना कि कितने देशों से गुजरती है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बताया सर 3 देशों से गुजरती है, ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है। क्या होता है सर यहां पर? तो बताया 0 डिग्री पर तापमान ज्यादा होगा। अगर तापमान ज्यादा होगा तो गर्मी ज्यादा होगी। एक कहानी तो अभी समझाई कि गर्मी ज्यादा तो वाष्पीकरण ज्यादा तो नमी ज्यादा तो हवाएं गर्म और हवाएं गर्म नमी को ले गई ऊपर और ऊपर हुआ कंडेंसेशन होने के बाद बादल बन गए, बादलों ने बारिश कर दी, संवहनीय वर्षा हो। एक बात हुई दोस्तों, अगर रोज बारिश हो रही होगी तो ये क्षेत्र दलदली हो जाएगा। अगर 8 दिन 10 दिन लगातार बारिश हो जाए कहीं पर भी तो और कच्ची जमीन हो, कंक्रीट का सरफेस ना हो वहां पर, तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतने गड्ढे हो जाएंगे और ऐसे आप धंसते हुए चलोगे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसी तरह की कंडीशन जहां रोज बारिश हो रही हो तो वहां कैसी बारिश होगी, कैसी स्थिति होगी? तो हम कहेंगे बारिश होगी संवहनीय और हो जाएगा दलदल का क्षेत्र, जब दलदल का क्षेत्र हो जाएगा, नमी वाला क्षेत्र हो जाएगा, मच्छर कीड़े मकोड़े यहां कम मिलेंगे कि ज्यादा? अरे तादाद भर जाएगी। वनस्पति कैसी मिलेगी? खूब वनस्पति मिलेगी। तो ये जो कीड़े मकोड़े मक्खी होंगे, ये उन वनस्पति पर निर्भर रहने वाले जो जीव होंगे, गैंडा है, कुत्ता है, बिल्ली है, एलिफेंट है, इस तरह के जो जीव होंगे उनको काटेंगे और काटेंगे तो जीव क्या करेंगे? अपने आप को बचाएंगे तो धीरे धीरे जीवों के पास खुद को मक्खी मच्छर से बचाने के 2 ही तो साधन है। एक साधन है कान को फड़फड़ाएंगे और दूसरा है पूंछ। तो जब कई हजार वर्षों तक कान फड़फड़ाते रहेंगे, पूंछ से अपने कमर की और पेट की मक्खियों को उड़ाते रहेंगे तो पूंछ के टिश्यू लगातार टूटेंगे, पूंछ के उत्तक लगातार टूटेंगे, मांसपेशियां लगातार डेवलप होगी और कान के मांसपेशी और उत्तक भी लगातार डेवलप होंगी तो कान हो जाएंगे बड़े बड़े, पूंछ हो जाएंगी बड़े बड़े। यहां पाए जाने वाले जो जीव होंगे उनके कान और उनकी पूंछ बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, पूंछ पर बाल होंगे और इनकी जो चमड़ी होगी वो मोटी होगी ताकि इतने बड़े मच्छर का इतना बड़ा डंक भी भीतर ना जा पाए। ये देख रहे बात कर रहे हैं। तो हमने कहा सर इक्वेडोर कैसी स्थिति? सर हमने कहा विषुवतीय रेखीय कहानी है। सारी तो बता दी तुम्हें, 2 मिनट की बात, 15 वर्षों का अनुभव 2 ही मिनट में दे दिया तुम्हें। तो ये इक्वेडोर है, इक्वेडोर में ये कोलंबिया है और कोलंबिया में ये ब्राजील का उत्तरी क्षेत्र है। प्यारे दोस्तों जरा देखो तो सही कि ये जो पूरा ब्राजील देख रहे हो, क्या पूरे ब्राजील में इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय क्लाइमेट पाई जाएगी? ये जो सारी कहानी बताई ना, जीवों की, मच्छरों की, मक्खी की, दलदल की, बारिश की, तापमान की, आर्द्रता की, बादल की, इन सारी की सारी को एक जगह जोड़ दो इंफॉर्मेशन को तो उसकी एक बात बनेगी उसके लिए, उसे कहेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, भूमध्य रेखीय जलवायु, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। और इसके लिए 2 ही तो शब्द बनते हैं, एक जल और एक वायु। अरे हवा पानी कैसा है, तो बताया तो हवा पानी कैसा है आपको। बात समझे ध्यान से। तो हमने कहा सर ये जो ब्राजील है इसके उत्तरी हिस्से में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जा रही है। आइए नीचे की तरफ। जब आप नीचे आ रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि सर एक और रेखा होती है जिसे आप क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं। दोस्तों 2 ले लो परात आटा गूंदने वाली गहरी गहरी, या 2 ले लो कटोरी और एक कटोरी को रखो ऊपर, एक कटोरी को नीचे रखो तो पूरा बन गया गोला। और ये जो कटोरी के किनारे जहां मिल रहे होंगे इसे कहेंगे इक्वेटर, और इक्वेटर का ऊपर वाला हिस्सा कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध। गोले का आधा 2 कटोरियों को आपस में मिलाकर जो पूरा गोला बनाया, उस ऊपर वाले गोले को नाम दे दिया उत्तरी गोलार्ध।
और नीचे वाले गोले को नाम दे दिया दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और बीच बीच जहां मिले किनारे, उन किनारों को नाम दे दिया तुमने इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो देखो, मैं 0 डिग्री से नीचे गया तो मैं कहां गया, मैं गया दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र में जाऊंगा तो मुझे मिलेगी एक रेखा। उस रेखा का नाम होगा मकर रेखा। क्या वास्तव में ऐसी कोई रेखा खींच दी गई है? अरे नहीं प्यारे दोस्तों, ऐसी रेखा खींची नहीं गई है। इस रेखा का तो सिर्फ एक काल्पनिक अंदाजा है। सूर्य की किरणों के फैलाव के आधार पर जहां तक सूर्य की किरणें ऐसे सीधी जा रही हो, उस क्षेत्र को 0 डिग्री से लेकर ऊपर का 23.5, नीचे का 23.5 मिलाकर हम सीधी रेखा का क्षेत्र कहते हैं। और 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे जो रेखाएं पड़ रही होंगी वो ऐसे पड़ेंगी, तिरछी जाएंगी, ऐसे तिरछी जाएंगी। तो जब आप सीधी कह रहे हैं ऐसे, ये विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी, हल्की हल्की तिरछी, सूरज ऊपर नीचे मूव, सूरज तो मूव नहीं करेगा, पृथ्वी मूव करेगी ऊपर नीचे। पृथ्वी के मूव करने से जो सन की हीट है वो 23.5 ऊपर तक पहुंचेगी डायरेक्ट, और 23.5 से नीचे तक पहुंचेगी डायरेक्ट। तो इस हीट के पहुंचने के आधार पर हमने 2 रेखाएं मन में बना ली, मन में सोच लिया, जैसे ईश्वर मन में है ऐसे रेखाएं मन में है। मन में सोचा कि ऊपर ऊपर यहां तक पहुंच रही है 23.5, नीचे यहां तक पहुंच रही है 23.5। नीचे वाले को नाम दे दिया मकर रेखा, ऊपर वाले को नाम दे दिया कर्क रेखा। तो देखो मकर रेखा कहां से गुजरी, तो ये कहा ये वाला चिली से गुजरी, अर्जेंटीना से गुजरी, उसके बाद पराग्वे से गुजरी, उसके बाद ब्राजील से गुजरी। ऐसा कौन सा दक्षिण अमेरिका का देश है जिसमें कर्क रेखा भी गुजरती है और जिसमें मकर रेखा भी गुजरती है? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कहोगे सर एक ही तो देश है ऐसा, ब्राजील। कर्क रेखा नहीं, माफ कीजिएगा, कर्क रेखा नहीं, जिसमें 0 डिग्री भी गुजरती है, जिसमें से 0 डिग्री भी गुजरती है, और जिसमें से 23.5 डिग्री मकर रेखा भी गुजरती है। ऐसा देश तो दुनिया ने, ऐसा महाद्वीप तो पूरी प्रकृति ने, ईश्वर ने एक ही बनाया, जिसका नाम अफ्रीका है। वहां से 23.5 कर्क भी गुजरेगी, 0 डिग्री इक्वेटर भी गुजरेगी, और 23.5 डिग्री मकर रेखा भी गुजरेगी। प्रकृति ने ऐसा एक ही महाद्वीप बनाया है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका में क्या कर्क रेखा गुजरती है? बिल्कुल नहीं। क्या 0 डिग्री? हाँ जी। कितने देश? 3 देश। क्या 23.5 डिग्री कैप्रिकॉर्न गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है तो गिन लेंगे ना। चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, और यहां पर ब्राजील है। तो याद कैसे रखना है? याद ऐसे रखना है, बीएपी बापसी याद रखोगे, या तो बापसी याद रखो या ABCP याद रखो। तुक्का लगाने के लिए मूल मंत्र हो जाएगा। ए से कहोगे सर ए से तो अमेरिका भी बन रहा है, अरे फिर ये ध्यान नहीं दोगे कि क्या ऑप्शन में अमेरिका है कि नहीं? ऑप्शन में तो अर्जेंटीना है प्यारे मित्रों। तो ABCP से याद कर लेना है, ठीक है जी। चलिए, तो 4 देशों से गुजरी मकर रेखा, और 3 देशों से गुजरी है आपकी इक्वेटर। और यहां आपने 2 बात समझी कि इक्वेटर जो है वो ब्राजील से इक्वेटर भी गुजरती है, और इसके बाद आपकी ये 23.5 डिग्री मकर रेखा भी गुजरती है। आज हमने बहुत मोटा जायजा लिया है अपने साउथ अमेरिका का, और आपको क्लास के लिफाफे के मजमून से पता लग गया होगा कि लिफाफे के भीतर क्या है। तो एक मोटा सा अंदाजा आपको दिखाया, एक झलक दिखाई आपको। अब पूरा का पूरा आपको फिल्म देखनी है तो लगातार हमारे इस चैनल पर आना होगा और लगातार हमसे बात करनी होगी। ये हमने एक इंट्रो दे दिया है आपको। कल मिलेंगे इसी क्लास के साथ आगे। रोजाना 8:15 बजे हमारी ये क्लास होती है, और हम सब मुखातिब होते हैं आपके साथ। किसके साथ? हम और आप सभी लोग मिल रहे होते हैं और विश्व की परिक्रमा कर रहे होते हैं। उस परिक्रमा में कोशिश करते हैं कि कुछ चीजों को समझा जाए, समझाया जाए। आज के लिए नमस्कार, मिलेंगे कल की क्लास में।